कामैस्तैस्तैहृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में। मैंने सोचा था कि सोमवार से शुरू करूंगा काम वो वाला जो विश्लेषण वाला, पर रविवार से ही शुरू कर देते हैं। रविवार से शुरू रहे तो ठीक है। तो आज जिनकी कुंडली मैं लेकर के आया हूं, ये लिखते हैं हर बार कि भैया आपका कार्यक्रम 1 साल से देख रहा हूं, आप हर बार कहते हो कि देख लूंगा कुंडली देख लूंगा, पर कब देखोगे मेरी कुंडली। अभिषेक त्रिपाठी नाम है इनका, यह है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। अभिषेक जी, मैं आपसे ये भी अपेक्षा रखूंगा कि बाकी के जो जितने भी कार्यक्रम बने हैं आप उसे भी जरूर देखिए और हमेशा बने रहें। और साथ ही साथ ये भी अपेक्षा रखता हूं कि आप उन दर्शकों की तरह बिल्कुल भी नहीं होंगे जो देखने के बाद यूं छू मंतर हो जाते हैं। हमेशा बन के रहिएगा। 1993 30 अगस्त 23:28 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की कुंडली, प्रयागराज। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो बनते हैं वो बनते हैं शुक्ल पक्ष के, बड़े अच्छे बने हैं। अब इसका मतलब है कि शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के जो चंद्रमा होंगे, ध्यान से समझिएगा मेरी तरफ देख के, सोमवार का जन्म, अधिक माह में आप जन्मे हैं, ये बहुत अच्छा होता है और ये सबसे अच्छा होता है। अधिक माह में जन्मे लोग बड़े श्रेष्ठ होते हैं और उनका काम भी अच्छा चलता है। और सवाल आपने पूछा है कि क्या मैं शिक्षक बन सकता हूं? निसंदेह बन सकते हैं, वो बताऊंगा आगे। लेकिन आपका जन्म अधिक माह भाद्रपद में हुआ है। व्यक्ति भद्र पुरुष की भांति होता है, श्रेष्ठ होता है, गंभीर होता है, निर्णय लेने में बड़ी मजबूत होता है और इच्छा शक्ति का भी बड़ा प्रखर होता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा जो होते हैं वो पापक नहीं शुभग होते हैं। इस वजह से एक सरकारी इनकम के सोर्स बनते देख रहा हूं। आप बन के रहिएगा, मतलब अपने निर्णय पे अटल रहेंगे तो निस्संदेह आपको स्थिरता से सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। दूसरी बात है, आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा देने वाले बन रहे हैं और राशि का निर्माण कर रहे हैं मकर, जिसपे अभी साढ़े साथी का प्रभाव है। तो बजरंग बली की पूजा तो यहां से बन जाती है। प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर, और शाम को मंदिर का दर्शन बजरंग बली का या शिव जी का जरूर ही कर लेना चाहिए। क्लियर है? संतोषी माता की पूजा भी आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं। यहां पे आप इस कुंडली को देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली का लग्न बनता है। नवांश कुंडली भी शुभ ग्रह का बना, बुध का, और दशमांश कुंडली भी शुभ ग्रह का बना, चंद्रमा का। चंद्रमा तो आपकी कुंडली में पूर्णेंदु है ही, और उस चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन ध्यान से समझिए, चंद्रमा इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते इस वजह से, और गुरु भी इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। तो यहां पे गुरु ने जो चंद्रमा को देखा है वो गज केसरी का लाभ नहीं मिले, लेकिन हाँ निस्संदेह इस बात का जरूर ही लाभ मिलेगा कि चंद्रमा पे गुरु जैसे ग्रह के प्रभाव पड़ जाने से व्यक्ति का बल बढ़ा रहेगा, तेजस्विता बनी रहेगी, उसका धर्म पक्ष जागृत रहेगा, और वो कम से कम शिक्षकीय गुणों को जन्म से ही लेकर के पैदा होता है। उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे शिक्षक बनना है। तो ये गुण आप में है, और ये निसंदेह ये जागृति गुरु के कारण ही बन रही है। अष्टम भाव के अधिपति और 12 एकादशवें भाव के अधिपति होने के कारण यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आपको कभी कभी आपके दिमाग में पापक प्रभाव लाएंगे और लालच पैदा करने का काम भी करेंगे। वहीं चंद्रमा के ऊपर अष्टम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति और एकादशवें भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाने से कभी कभी व्यक्ति के अंदर जो है वो एक अजब तरीके का अनूठापन और नए तरीके का नयापन भी जागृत होता है। ज्ञान के मामले में, रिसर्च के मामले में, खोजबीन के मामले में, कुछ भी अर्जित करने के मामले में, साइंटिफिक रिसर्च करना, कोई भी चीज नया पढ़ना, ये सारी चीजें बन जाती हैं। तो ये आपके पास है, मतलब इस चीज को आप जागृत और बना करके रखना, इसको, ये चीज ठीक है। भाग्य भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति अगर स्वग्रही हो तो यह लक्ष्मी योग बनता है, खास करके तब जब जन्म कुंडली में उस पे किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो या शुभ भाव के अधिपति की दृष्टि हो। ध्यान से समझिए, इस कुंडली के लिए बुध अच्छे होते हैं, मध्यम फलदायी, क्योंकि वो दूसरे भाव के भी अधिपति होते हैं और पंचम भाव के अधिपति भी होते हैं, तो मध्यम फलदायी हो जाएंगे क्योंकि दूसरा भाव मारक होता है। परंतु यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ मारक के रूप में, मतलब अत्यधिक मारकत्व जो मिलेगा यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति को मिलेगा और दूसरे नंबर पे मंगल को मिलेगा। यानी कि 2 ग्रह, देवगुरु बृहस्पति, मंगल, और तीसरे नंबर पे शुक्र और चौथे नंबर पे चंद्रमा। ये 4 ग्रह आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होंगे। अच्छे कौन कौन होंगे?
आपकी कुंडली के लिए शनि सबसे अच्छे होंगे, सूर्य अच्छे होंगे और बुध अच्छे होंगे। बुध मध्यम होंगे लेकिन वो ठीक है। आपकी कुंडली में यहां पे शनि, ध्यान से समझिएगा, इस शनि के ऊपर अगर किसी भी पापक ग्रह का प्रभाव पड़ता, ध्यान से समझना, ये बात आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन में डाल देती है कि शनि को सूर्य देख रहे हैं तो पिता से वैमनस्य होगा, ऐसा नहीं है। इस शनि के ऊपर अगर सूर्य की या किसी शुभ भाव के अधिपति या त्रिकोण के अधिपति की दृष्टि पड़ेगी तो पिता के साथ संबंध एकदम अच्छे होते हैं और पिता का लाभ मिलता है। और साथ ही साथ व्यक्ति के पिता बड़े ही अनुशासित होते हैं और लंबी आयु को प्राप्त करने वाले होते हैं। तदुपरांत यहाँ पे शनि का जो बल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में भाग्य का और दशम स्थान का दोनों का बल बढ़ेगा और शश महापुरुष योग का जो लाभ है वो व्यक्ति के जीवन में कई गुना बढ़ोतरी के साथ मिलेगा। इसका मतलब है, एक बात और बताता हूं, ग्रंथ में ये भी बात कही गई है कि पंच महापुरुष योगों में से बनने वाले सबसे निकृष्टतम योगों में से शश महापुरुष योग होता है। हाँ, सबसे बढ़िया तो हंस योग, भद्र योग, मालव्य योग, पर आप शुक्र से प्रभावित हैं। इस वजह से यहाँ पे जो शनि होंगे वो तो योग कारक हैं ही और योग कारक स्थिति भी बना रहे हैं, लक्ष्मी संपन्न व्यक्ति को बना रहे हैं। साथ ही साथ अनफान स्वरूपा कई प्रकार के योग भी बन रहे हैं इस कुंडली में, राजयोगों का निर्माण भी हो रहा है। राहु वृश्चिक राशि के, इस कुंडली में केतु हर जगह 2 नंबर में बैठ रहे हैं, यहाँ भी 2 नंबर में, नवांश में भी 2 नंबर में बैठ रहे हैं और दशमांश कुंडली में भी 2 नंबर में। इस वजह से आने वाली है केतु की दशा 2022 के 11वें महीने से। इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहूं कि केतु की दशा, अब जरा समझिएगा कि केतु के ऊपर प्रभाव कैसा है। इस केतु से चतुर्थस्थ शनि स्वग्रही यानी कि केतु का बल बढ़ा और इस केतु से चतुर्थस्थ सूर्य स्वग्रही यानी कि केतु का बल बढ़ा। दूसरे, यहाँ पे केतु स्वग्रही हो रहे हैं, इसके आगे मंगल जस्ट बैठे हैं जो कि केतु मंगलवत होते हैं और उस केतु के ऊपर जरा गौर करिए तो किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन शुभ ग्रह की राशि में 12वें बैठ करके व्यक्ति को धर्मनिष्ठ और कर्तव्य परायण बनाने का काम करेंगे। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, नहीं ना? ठीक तो है। दूसरी बात, यहां अगर आप देखते हैं तो उस केतु के ऊपर राहु और मंगल का प्रभाव है जो कि उसके ही जैसे होते हैं। इसका मतलब है कि केतु की दशा में कुछ अच्छे होने के आसार और संकेत दोनों ही दिख रहे हैं। आपको निस्संदेह उस पर आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। 2-3 बात और बताऊं, शश महापुरुष योग यहां बना, नवांश कुंडली में शश महापुरुष योग और भी ज्यादा बलवान हुआ क्योंकि त्रिकोण में बना और इस कुंडली के लिए वो 9वें भाव के अधिपति होकर के 5वें भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि यहां पड़ रही है। मंगल, चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र का लाभ देंगे। क्यों? क्योंकि 6ठे भाव के अधिपति मंगल लग्न में बैठ करके चतुर्थ भाव से संबंध बना रहे हैं और यहाँ के अधिपति सूर्य और बुध शिक्षक योग यहां बना रहे हैं, यहाँ सूर्य और बुध शिक्षक योग बना रहे हैं, गुरु और मंगल शिक्षक योग बना रहे हैं। ये कई प्रकार से व्यक्ति की कुंडली में शिक्षकीय गुणों का रखने वाला और शिक्षक बनाने का काम करता है। इस वजह से आपको निसंदेह, और अभी गुरु की दशा चल भी रही है। दूसरे नंबर पे आप गौर करें तो यहाँ पे जो गुरु होंगे वो सप्तम और दशम के अधिपति होंगे। नवांश कुंडली के बाद दशमांश कुंडली में आप जरा गौर करते हैं तो भाग्य भाव के और अष्टम भाव के अधिपति होकर के अष्टम में सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं। अगर नहीं बने तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन बनना शिक्षक ही है। चाहे ना बने तो कुछ पढ़ाने लगना, लेकिन करना शिक्षक, या फिर आप और भी काम बैंकिंग से संबंधित क्षेत्रों में भी जाने का प्रयास आप कर सकते हैं, कॉमर्स आदि के क्षेत्र में भी जाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रोफेसर, लेक्चरर बनने का योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा के भाव में चंद्रमा स्वग्रही बढ़िया बैठे हैं, खराब नहीं बैठे, स्वग्रही नहीं है, लेकिन यहाँ के अधिपति के साथ मित्रता बन रही है, इस वजह से ठीक है। अब जरा गौर करिए, आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं, यहाँ पे 19 डिग्री का लग्न है जो मध्यम बली है और बलवान या बल के प्राप्त को करने की स्थिति में है। रोहिणी नक्षत्र के 3रे चरण में ये आपका जन्म हुआ है, ध्यान से समझना है। और चंद्रमा जो है वो धनिष्ठा के बैठे हैं, ध्यान से। चंद्रमा धनिष्ठा के जिसके अधिपति मंगल जो है वो जन्म कुंडली में त्रिकोण में बैठे, जो इस कुंडली के लिए मारक होते हैं और पंचम में बैठ करके अपने प्रभावों के और मारक प्रभाव को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति जब जन्म कुंडली के पंचम में बैठते हैं तो व्यक्ति के विवाह और दाम्पत्य में विलंब या कई बार परेशानी या कई बार विवाह टूटने जैसी शिकायत भी दे देते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि पंचम और सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति के साथ अगर राहु का संबंध बन जाए या राहु उस भाव में बैठ जाते हों तो निसंदेह हमें विवाह मिला करके करना होगा, नहीं तो फिर यह समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। खास करके तब जब 12वें भाव के अधिपति स्वयं पंचम भाव में आकर के
अष्टम भाव के अधिपति के साथ इस भाव को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का प्रभाव थोड़ा थोड़ा कमजोर और निम्न हो जाएगा। इनके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो थोड़े कमजोर हो जाएंगे और उनके प्रभावों में वृद्धि होगी अच्छाई वाली। यानी कि यहां पे एक अच्छाई दिख रही है, क्योंकि वो अष्टम में नहीं बैठे हैं, ना ही 12वें में, ना ही छठे में, वो पंचम में जा रहे हैं। तो पंचम, नवम और केंद्र में चाहे कितने भी पाप ग्रह बैठे हों ठीक हो जाते हैं, या चाहे कितने ही खराब भाव के अधिपति बैठे हों ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि यहां पे एक बल मिल रहा है। दूसरे नंबर पे आप जरा गौर करिए तो सूर्य और बुध शिक्षक योग, बुद्धादित्य योग लगा रहे हैं। मैंने एक बात कही थी कि दशम स्थान के ऊपर अगर सूर्य की दृष्टि या शनि का प्रभाव बन जाए तो व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी का लाभ बन जाता है, खास करके तब जब जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति शुक्र जो जन्म कुंडली में बैठे हैं अपने भाव से चतुर्थस्थ केंद्र में जाकर के इस भाव से चौथे शुभग्रह, इस भाव से चौथे शुभग्रह चंद्रमा, 1 2 3 4, साथ ही साथ इस भाव से तीसरे और इस भाव से तीसरे, गौर करिए, इस भाव से तीसरे शुभ ग्रह की राशि बनी जो जन्म कुंडली में मंगल जैसे पापक ग्रह के साथ है, और इस भाव से तीसरे सूर्य और बुध इस भाव को साहस दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास साहस भी है, पराक्रम भी है, बल भी है और शौर्य भी है। आप में वो चीज है, निहित है, वो परमात्मा ने आपको दे रखे हैं, तो आप आगे बढ़िए। दूसरी बात कि अगर हम नक्षत्र की बात करते हैं तो रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण के जो अधिपति होते हैं वो होते हैं बुध, और लग्न के अधिपति होते हैं कौन? शुक्र, और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के अधिपति होते हैं। तो चंद्रमा, बुध और शुक्र, इन तीनों में से आप जरा गौर करें तो इस कुंडली के लिए चंद्रमा की जो दशा होगी वो थोड़ी सामान्य जाने वाली होगी। साथ ही साथ इस कुंडली में शुक्र की जो दशा होगी वो थोड़ी सामान्य जाएगी, लेकिन बुध की दशा इस कुंडली में अच्छी जाएगी। इसका मतलब है कि इस कुंडली में बुध और शनि हमेशा अच्छे परिणाम देखे जा रहे हैं, या फिर केतु भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि केतु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं जिसके अधिपति चंद्रमा भाग्य भाव में बैठे हैं। तो केतु जिस नक्षत्र को पकड़े उस नक्षत्र के अधिपति अच्छे भाव में बैठे हैं, इस वजह से केतु को बल मिलेगा। केतु का दृष्टि संबंध भी वहां से बन रहा है, इस कारण से केतु की दशा पे हम भरोसा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 2023 के 11वें महीने तक, और मैं तो ये कहता हूं कि 2027 तक अभी आपकी कुंडली में शिक्षक बनने का योग बहुत बढ़िया चल रहा है। और एक बात और बता दूं तो गुरु की दशा अभी 2031 तक चलेगी। आपकी कुंडली में दाम्पत्य ठीक है, गुरु उच्च के बैठे हैं यहाँ पे, और भी ज्यादा ये अच्छी बात हो जाती है। यानी कि यहाँ का जो अष्टमेश था वो अपने उच्च की राशि में जाकर के बैठा है, और यहाँ का वो सप्तमेश है जो कि उच्च के हो रहे हैं, मंगल की दृष्टि है। इस भाव से चतुर्थस्थ चंद्रमा और शुक्र सुंदर पत्नी के प्राप्त होने का योग दिखा रहे हैं। साथ ही साथ दशमांश कुंडली में केंद्र खाली, इस वजह से व्यक्ति का विलंब काम देर से शुरू होगा, काम देर से शुरू होगा, ऐसा संभव है और वो हो भी रहा होगा। शुक्र और चंद्रमा 12वें, जो आप चाहते हैं वो जरूर मिले, और व्यक्ति अपने कर्म से कर्म का सुख भी बोले और परिणाम भी प्राप्त करे, क्योंकि एकादशवें भाव में यहाँ पे वर्गोत्तम केतु बैठे हैं। हर जगह वो 2 नंबर की राशि को ही प्राप्त कर रहे हैं। और एक बात और बताता हूं, डिग्री में वो केतु 14 डिग्री के हैं, बलवान है, युवावस्था के हैं, इस वजह से वो परिणाम भी देंगे। 2-3 बात और बता देता हूं, बताता हूं। आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं जो 2 डिग्री के बैठे हैं, इस वजह से वो थोड़े कमजोर से परिणाम करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र के अधिपति मंगल इस कुंडली के लिए मारक हैं, इस कारण से। अब एक बात और जो यहाँ पे और भी बता दूं, अगर इसी बात को यहाँ पे रोक करके, तो शनि का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो रहा है, इस वजह से बजरंग बली की आराधना हमेशा बनेगी, ये बात यहाँ खत्म हो गई। लेकिन उस शनि के ऊपर से सूर्य और बुध जैसे 2 अच्छे भावों के अधिपति की दृष्टि पड़ जाने से जो निगेटिव प्रभाव था शनि का, या फिर जो वो जन्म कुंडली में राहु के देख करके इस भाव को कमजोर कर रहे थे और रोजगार या फिर आपके प्रतिबिंब को कमजोर करने का काम कर रहे थे, उसमें सूर्य और बुध की दृष्टि उनको लाभ दे रही है और सरकारी क्षेत्र में लाभ के आसार पैदा कर रहे हैं। दशमांश कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में कहां बैठ रहे हैं? अष्टम भाव में, स्वग्रही। यहां भी नवम और दशम भाव के अधिपति होकर के स्वग्रही, और यहां पे स्वयं शनि स्वतः उच्च के। यानी कि अगर हम सिर्फ ये सोच रहे हो कि ग्रह की डिग्री कमजोर है तो वो परिणाम शून्य हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ग्रह हमेशा ही निरंतर अपने स्टेप को बना करके रखा है। न तो वो शत्रु के घर में जा रहा है,
न तो वो किसी ऐसे भाव में जा रहा है जहां वो नलिफायर या नल हो जाता है। अगर वही केंद्र में चले जाते तो उसके प्रभाव क्षीण हो जाते या कमजोर हो जाते, लेकिन वो चूंकि त्रिकोण में आ रहे हैं और हर जगह नवांश कुंडली के बाद दशमांश कुंडली में वो स्वग्रही अष्टम में बलवान हो जाएंगे। इस कारण से व्यक्ति काम को लेकर के अपडेट रहता है, अपने आप को अपग्रेड करता रहता है और निरंतर ही नई रणनीति के साथ उपस्थित होता रहता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये तकनीक का ज्ञान भी है कि मुझे कब कौन सी पुस्तक पढ़नी है, कौन से राइटर की पुस्तक पढ़नी है। ये चीज है आपके अंदर। ये चीज अगर नहीं है तो उसे जल्दी ही शामिल करने का प्रयास करिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लगातार एक ही पुस्तक बार बार पढ़ रहे हैं। हालांकि ये चीजें कई बार ठीक भी होती हैं, लेकिन बाजार के हिसाब से हमें ये तय करना होगा कि कौन से पुस्तक से सवाल ज्यादा आ रहे हैं और किस चैप्टर से सवाल ज्यादा आ रहे हैं। मेरे एक दर्शक हैं जिनका नाम मैंने मोबाइल में कमल नाम से सेव किया है। कमल जी हैं, वो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के हैं। वो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करती हैं, उनका स्टेटस करते हैं, उनका स्टेटस मेरे मोबाइल पर दिखता रहता, मैं भी देखता रहता हूँ, मुझे भी थोड़ा जनरल नॉलेज उसमें दिख जाता है कई बार। तो मैं ये कहने का मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है और कितनी संपूर्णता को प्राप्त करने वाली है, इस पे आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि आपके पास वो बल है कि आप हमेशा बाजार के हिसाब से और परीक्षा के हिसाब से अपने आप को तैयार करते हो। ये बात आपके लिए मैं 100% गारंटी से बोल रहा हूं। आपकी कुंडली अच्छी है और निस्संदेह जो सवाल आपने पूछा है उसका उत्तर मैं हाँ में ही दूंगा। गुरु का चंद्रमा को देखना, सूर्य का बुध के साथ युति बना करके शनि को देखना, गुरु और मंगल का एक साथ बैठना, शुक्र का अपने भाव से चतुर्थस्थ और जन्म कुंडली में अष्टम भाव के या छठे भाव के अधिपति के साथ मंगल का संबंध बनना, चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ या चतुर्थ भाव को देखना, ये सारी चीजें मैंने क्या बात बताई थी एक कार्यक्रम में कि चतुर्थ स्थान के अधिपति के साथ अगर जन्म कुंडली के छठे भाव का संबंध बन जाए तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में जाता है। छठे भाव के अधिपति लग्न में बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और सूर्य और बुध तो हर जगह एक साथ बैठे ही हैं। यह स्थिति बहुत अच्छी बनी है क्योंकि सूर्य और बुध यहां भी 5 नंबर की राशि में, यहां भी 5 नंबर की राशि में। ये अच्छी बात है और ये आपको सफलता के लिए अग्रसारित कर रही है। निस्संदेह अपना बल बढ़ा करके चलिए। बजरंग बली की पूजा, संतोषी माता का व्रत भी कर सकते हैं। शुक्रवार को खट्टी चीजें मत खाया करिए और हो सके तो सूर्य को अर्घ प्रत्येक दिन देकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और साथ ही साथ एक मंत्र मैं आपको भेज सकता हूं। आप मुझे संपर्क करिएगा व्हाट्सएप पे, लिख दीजिएगा अपना नाम अभिषेक त्रिपाठी इलाहाबाद वाले, तब मैं जान जाऊंगा। तब तक के लिए सब तो बता दिए। बहुत बहुत नमस्कार।